हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जेआईबी के मॉड्यूल ए के यूनिट 2 में, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम या फिर बॉन्ड वैल्यूज़ या यील्ड टू मैच्योरिटी हमें ये निकालना होता है। लास्ट लेक्चर में हमने एनओटी की वैल्यूज़ निकाली थी जो कि पूरे कैलकुलेटर से, उसमें भी हमने फार्मूलाज यूज़ नहीं किए थे, इसमें भी हम फार्मूलाज यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं कि पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं बॉन्ड्स के बारे में। तो डेट क्या होता है? अगर हम किसी एक पार्टी से कुछ चीज़ उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं तो उसे हम डेट कहते हैं। इसके कुछ टर्म्स हैं जो पढ़ लेते हैं। पहला है फेस वैल्यू। क्या होती है? ऑल्सो नोन एज द पार वैल्यू। फेस वैल्यू और पार वैल्यू एक ही चीज़ होती है। स्टेट्स ऑन ए फेस ऑफ द बॉन्ड। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट बोरोड बाय द फर्म विच इट प्रोमिसेस टू रिपे आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। मान लो मेरी कंपनी है, मैंने आपको एक बॉन्ड इशू किया कंपनी के नाम पर जिसके ऊपर 100 लिखा है या 1000 लिखा है। तो मैंने आपको वो 1000 का बॉन्ड इशू किया, आपने मुझे 1000 रुपीज़ दे दिए। उसमें एक स्पेसिफिक पीरियड मेंशन है कि 3 साल बाद आप इस बॉन्ड को लेके आना, मैं आपको वापस से 1000 रुपये दे दूंगा। तो जितने भी उस पर रिटर्न वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू होगी हमारी। जो जितना रिटर्न वैल्यू है बॉन्ड की वो फेस वैल्यू होती है, या उसको हम पार वैल्यू बोलते हैं। कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट होता है कि अगर मान लो मेरी कंपनी ने 1000 का बॉन्ड इशू किया और मैंने उस पर बोला कि इसका कूपन रेट 10% है, तो एक चीज़ फिक्स है कि हमें उस 1000 पे 10% के एनुअल के हिसाब से हर साल हमें उतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर हम 10,000 पे 10% का अगर हम एक लिखें कि कूपन रेट 10% है और हमने 1000 का बॉन्ड खरीदा, तो हमें जो 100 रुपये होंगे वो हर साल 100 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे अगर हम एक चीज़ मान लेते हैं, जैसे अगर किसी कंपनी ने 1000 का बॉन्ड इशू किया और उसका कूपन रेट 10% था, तो अगर कूपन रेट 10% हुआ तो मतलब हमें ये है कि ये एक तरह से एन्युटी हो गई। हमें एक साल बाद हमने खरीद लिया, लेकिन एक साल बाद इसका 10% कितना हुआ? 100। तो अगर हमने आज खरीदा, आज कितना है? 11 दिसंबर है आज। अगर हमने आज खरीदा तो आज हमें ठीक एक साल बाद हमें 100 रुपये मिल जाएंगे कूपन रेट के हिसाब से। फिर उसके एक साल बाद और हमें फिर से 100 रुपये मिल जाएंगे कूपन रेट के हिसाब से। फिर एक साल बाद हमें फिर से 100 रुपये मिल जाएंगे कूपन रेट के हिसाब से। ठीक है, अगर ये 3 साल के लिए था, ये तो हो गई हमारी, ये तो एज एन्युटी काम करेगा ना। लेकिन अगर हमें 3 साल बाद जब हम इसको, ये तो मैच्योर हो जाएगा, 3 साल बाद जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो फिर हमें 1000 रुपये अलग से मिलेंगे। तो ये जो होता है, जितना हमें जो इंटरेस्ट उस पर मिलता है उसको हम कहते हैं कि कूपन रेट। मैच्योरिटी क्या होती है? अ बॉन्ड इज इशूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, इट इज़ टू बी रिपेड ऑन द मैच्योरिटी। मतलब उसकी जितनी भी उस पर पीरियड लिखा होता है वो उसकी मैच्योरिटी होती है। रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू एट विच द बैंक बॉन्ड होल्डर गेट्स ऑन द मैच्योरिटी, इट्स कॉल्ड द रिडम्पशन वैल्यू। जैसे अगर मान लो एक 1000 रुपीज़ का बॉन्ड है और जब हम इसको मैच्योर हो गई 3 साल बाद, अगर हम इसको सोल्ड करेंगे, 3 साल बाद कंपनी इसको वापस लेगी, तो वो कितना रुपए पे करेगी उसको हम कहते हैं रिडम्पशन वैल्यू। बॉन्ड इज जनरली यूज्ड इशूड एट ए डिस्काउंट रेट लेस देन द पार वैल्यू एंड रिडीम्ड एट द पार। क्या होता है? जैसे जब किसी कंपनी को कैपिटल की नीड होती है तो वो थाउजेंड्स के या फिर जितने भी अमाउंट के, अगर मान लो उन्होंने 1000 के बॉन्ड इशू किए, तो वो 1000 के बॉन्ड इशू करके लेकिन कुछ उस पर डिस्काउंट दे देंगे कि चलो मैं आपको ये 950 रुपये में आज ले लो हमसे और मुझे 950 दे दो, 1000 का बॉन्ड ले लो। तो 1000 का बॉन्ड उसने मुझे दे दिया और मैंने कंपनी को 950 रुपये दे दिए, तो ये हमें डिस्काउंटेड रेट है। ये हमारी बात पर जब वो बोलेगा कि 3 साल बाद आप इसको लेके आना, हम आपको 1000 वापस कर देंगे, तो हमारी रिडम्पशन वैल्यू तो पार वैल्यू हो गई। लेकिन हमें जो अभी खरीदा है वो हो गई हमारी परचेज वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू। और इस पर कूपन रेट भी लगता है, वो तो हमें हर साल मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट वैल्यू, द बॉन्ड में बी traded on a stock exchange. Market value is the price at which the bond is usually bought or sold in the market. हमने जितने में खरीदा है, जितने में कोई कंपनी बेच रही है, उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम द पार वैल्यू और द रिडम्पशन वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ये डे काउंट कन्वेंशन, ठीक है, वो कुछ नहीं है। टाइप ऑफ बॉन्ड्स ये देख लेते हैं एक बार, चलो। फिक्स रेट बॉन्ड हैव द कूपन दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। जैसे हमने देखा था यहाँ पे जो कूपन रेट था वो एक अमाउंट था जो हमें उतने परसेंटेज, हमें एक इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है। यहाँ फिक्स रेट पे क्या है कि वो जो परसेंटेज है वो फिक्स है। अगर 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल तक हमें फिक्स परसेंटेज मिलेगा। फ्लोटिंग रेट क्या है?
फ्लोटिंग रेट में जो भी कूपन रेट होता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग या फिर लाइबोर के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि जो भी इंटरेस्ट है, जो कूपन रेट है वो 0% है। दे आर इशूड ऑन अ डिस्काउंट पर वैल्यू सो दैट द इंटरेस्ट इज इफेक्टिवली रोल्ड अप टू द मैच्योरिटी, यूजुअली टैक्स्ड एज सच द व्हेन बॉन्ड होल्डर रिसीव्स द फुल प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द रिडम्पशन डेट। तो इसमें जो भी हमारा इतने ज़्यादा डिस्काउंट करके बेचे जाते हैं कि हमारा जो कूपन रेट है वो उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो हमें कूपन जो वैल्यू मिलती है हर साल पे वो नहीं मिलेगी, वो जीरो होगी। हाई यील्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये जंक बॉन्ड्स होते हैं। जंक बॉन्ड्स का मतलब होता है जैसे अगर कोई कंपनी अभी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, उसके अगर बॉन्ड्स बेचे जा रहे हैं जो जिसकी अभी एनालिसिस उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर वो जंक बॉन्ड बोलते हैं। उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इसलिए, लेकिन उनमें एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि उसमें अर्निंग भी हाई होगी। तो बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी that are bonds are rated below the investment grade by the rated agency, as these bonds are more risky than the investment grade bonds, investors expect to earn a higher yield। जिसमें रिस्क ज़्यादा होगी तो उसमें हमें यील्ड भी या फिर मैच्योरिटी वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं जो एक बॉन्ड होल्डर दूसरे बॉन्ड होल्डर को उसको ट्रांसफ़र कर सकता है टू नंबर ऑफ शेयर्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स गिव्स एन ऑप्शन बैंक बॉन्ड होल्डर्स टू एक्सचेंज अ बॉन्ड टू ए नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द इशूअर कॉमन स्टॉक। हमारे पास अगर बॉन्ड है, अगर हम उसको शेयर्स में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी होती है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब हम देख लेते हैं आगे कि हमें निकालना क्या है। हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमें पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स होता क्या है एक्चुअली? जैसे मान लो हमें गिवन है कि एक 1,000 रुपये का बॉन्ड है, उस पर कूपन रेट 10% है, और जो रेट ऑन रिटर्न है, जो रेट है रिटर्न का, वो कुछ एक अलग परसेंटेज गिवन है। अब हमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि उसकी प्रेजेंट में, आज की डेट में उसकी कितनी वैल्यू है, उसे हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है तो उसमें ये भी यही है। एनुअल इंटरेस्ट रेट पेबल ऑफ बॉन्ड कितना है, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये हम देख लेंगे, या फिर ये तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड में थ्योरी में कुछ है नहीं। चलो एक बार देख लेते हैं। अ सिक्योरिटी और अ बॉन्ड कैन बी रिगार्डेड सिंपली एज द एसेट दैट pays a series of dividend or interest over a period. Therefore, the value of any security can be defined as the present value of these future cash streams, that is intrinsic value of an asset is equal to the present value of the benefit associated with it. मतलब वो कह रहा है कि जैसे मान लो हमने 1000 का बॉन्ड लिया, उस पर कुछ कूपन रेट होगा तो हमें हर साल मिलेगा कुछ ना कुछ पैसे, और फिर 1000 भी तो हमें बाद में मिल रहा होगा। तो वो चीज़ें अगर हम प्रेजेंट में देखें, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे बुक में ही गिवन है। उसको हम देखते हैं कि हम जैसे हमने एन्युटी कैलकुलेट किया था, कुछ उसकी हेल्प से हम बॉन्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो दिख रहा है, हाँ। तो क्वेश्चन है, अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000 bears a coupon rate of 12%, has a maturity period of 3 years and required a rate of return on the bond is 10%. What the value of this bond? अब वो कह रहा है कि एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू है 1000 रुपीज़, कूपन रेट है कूपन रेट है 12%, और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। कंफ्यूज मत होना, कूपन रेट अलग चीज़ होती है, रेट ऑफ रिटर्न अलग चीज़ होती है। कूपन रेट वो होता है जो हमें हर साल एन्युटी के फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम देखें कि पहले तो ये निकाल लो कि हमें कितना हर साल इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, जो कूपन रेट होता है। तो 12% 1000 का कितना हो जाएगा, 120 रुपये। 120 रुपये तो ये हमें मिलेंगे, मतलब एक साल बाद भी मिलेंगे, फिर दूसरी साल में मिलेंगे, फिर तीसरी साल में मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, प्लस हमें 3 साल बाद जो मिलेगा थर्ड ईयर में, वो 1000 रुपीज़ भी तो मिलेगा पार वैल्यू। तो अब हमें इसमें अगर हम
मल्टीप्लाई कर दें किस चीज़ का, अलग अलग वैल्यूज़ का, कि इसकी 1 साल बाद जो हमें 120 रुपये मिल रहे हैं उसकी आज वैल्यू कितनी है। चलो देख लेते हैं। 120 प्लस 120 प्लस 120 एंड प्लस 1000 इंटू समथिंग। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें कितने रेट ऑफ रिटर्न दिया, 10%। अब हम देखते हैं, चलो जैसे हमने एन्युटी निकाला था, ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है। हम पहले रेट सेट करेंगे, इसमें कितना हमें रेट ऑफ रिटर्न है, 10 करके वापस परसेंटेज दबाएंगे, रेट सेट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो 1 रुपये की वैल्यू है जो हमें 1 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो 1 और टैक्स माइनस करेंगे, कितना आएगा 0.909। तो यहाँ अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9090। ठीक है, यहाँ सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है 9090। अब इसी की वैल्यू अगर हमें दूसरी साल में देखनी हो तो हम इक्वल दबा के हम टैक्स माइनस एक बार फिर से करेंगे। तो जो हमें सेकेंड ईयर मिलने वाला, 2 साल बाद मिलने वाला, उसकी आज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.826। या समझाने के लिए लिखा था ये मैंने, 0.826। अगर इसकी सेम वैल्यू अगर हम आज की डेट में देखें जो हमें 3 साल बाद मिलने वाला है, तो हम फिर से इक्वल दबा के टैक्स माइनस करेंगे। एक टैक्स माइनस, इक्वल दबा के फिर से टैक्स माइनस, इक्वल दबा के फिर से टैक्स माइनस। तो ये कितना आ गया, 0.751 इंटू 0.751। अच्छा, अब एक चीज़ यहीं पे देख लो, जब हमने थर्ड ईयर वाला निकाल लिया, अब हम देखेंगे कि हमारा 1000 है, वो भी तो 3 साल बाद मिल रहा है। तो 3 साल बाद उसकी आज वैल्यू कितनी है, वो तो इतनी है। 1 रुपये जो हमें 3 साल बाद मिल रहा है उसकी आज वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो हम इसमें भी जो लास्ट थर्ड ईयर आएगा या फिर जो भी लास्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू होगी, हम उसका निकाल लेंगे कितना आया, तो इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.751। ज़रा सॉल्व कर लो इसको। हम यहाँ पे 120 कॉमन भी ले लें, तो हम इसीलिए मैंने इसको इधर लिखा था, 120 कॉमन लेके इसको सबको जोड़ दो। तो 120 कॉमन ले लो, 0.9090 प्लस 0.826 प्लस 0.751 इक्वल टू प्लस 751। 1000 का मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। इसको ऐड कर लो, 0.9090 प्लस 0.826 प्लस 0.751 इक्वल्स टू इतना आया। ये आ गया 120 इंटू 2.486 प्लस 751। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120 का, तो ये आ जाएगा 298.32 प्लस 751। इसको हम प्लस कर देंगे 751, तो ये आ जाएगा हमारा 1049.32। इज इट करेक्ट? ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा 1000 का है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1%, 1049.44 या 1049.32। थोड़ा बहुत वेरिएशन आते हैं। ठीक है, हमने एक्चुअली उसमें किया क्या था, अगर हम बुक में भी देखें तो यहाँ पे जो PBIFA लिखा है और ये PBIF लिखा है, ये ए का मतलब है एन्युटी। तो जो एन्युटी की टेबल है उससे जो एन्युटी की जो फैक्टर आएगा 3 साल के लिए 10% पे, वो इतना होगा। हमने भी तो वही कैलकुलेट किया है, 2.486, यहाँ 2.487 लिखा है। PBIF जो भी हमें जो एक पर्टिकुलर 1 रुपये की वैल्यू 3 साल बाद मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वही यहाँ पे वो फैक्टर इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो वही तो हमने यहाँ पे निकाला था। कुल मिला के हम ये जो फैक्टर्स इसमें जो डायरेक्टली गिवन है, जो कि बुक में निकालने के लिए टेबल से देखते हैं, वो हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख लिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हम कैलकुलेटर में ही प्लस कर सकते हैं, जैसे देख लो। थोड़ी चीज़ें ध्यान करके अगर हम करेंगे तो 1 टैक्स माइनस, ठीक है, 0.9090 इतना याद रख लो, फिर प्लस लगा दो और फिर लिख लो 9090 टैक्स माइनस 0.826 प्लस लगा दो 0.826 फिर टैक्स माइनस 0.751। ठीक है, आ गए सारे, इक्वल दबा दो, कितना आ गया, 2486 आ गया, 2.486 आ गया। अब हम इसमें 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 298.36 आ गया। ये तो हमारा यही आ रहा था। तो हम अगर कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में रखेंगे तो हमें ये भी आसान होगा हमारे लिए करना। ये हो गया हमारा कि हमें वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कैसे निकालना है। अब हम देख लेते हैं कि अगर सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल में कुछ भी नहीं है,
हमारा रेट परसेंट है वो हाफ हो जाता है और जो पीरियड्स है वो डबल हो जाता है। जैसे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखते थे जब हम बचपन में पढ़ते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें अगर कोई भी चीज़ एनुअली या हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड में हमारा जो परसेंटेज होता है वो हाफ ईयरली हो जाता है, मतलब उसको आधा कर देते हैं, और जो पीरियड्स होता है वो डबल हो जाता है। अब हमारा है करंट यील्ड ऑन द बॉन्ड, या जो हम कहें कि यील्ड टू मैच्योरिटी की वैल्यू निकालनी होती है। सॉरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आता है, एक तो एटलीस्ट आता ही है, तो हम इसको भी देख लेंगे। इसमें भी एक्चुअली कुछ नहीं है, सेम चीज़ उसमें भी लिखी है, बस थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। देखते हैं अभी, देखते हैं कॉन्सेप्ट यील्ड टू मैच्योरिटी क्या लिखा है। इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाई इन्वेस्टर्स हु परचेज अ बॉन्ड एंड होल्ड इट टिल द मैच्योरिटी, द YTM इज डिस्काउंट रेट which equals the present value of the promised cash flow on the current market price or the purchase price। yield to maturity का मतलब ये है, अगर कोई एक इन्वेस्टर है वो एक बॉन्ड खरीदता है, उसको मैच्योरिटी तक रखता है और फिर उसको बेचता है, तो YTM क्या है, ये डिस्काउंट रेट होता है मतलब। और ये विच इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोमिस्ड कैश फ्लो, जैसे हमने वैल्यू की बॉन्ड निकाली है वैसे ही हम इसको निकालते हैं, हमें कुल मिला के प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है, जो कि यहाँ देख लो, क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगा। कंसिडर अ 1000 पार वैल्यू बॉन्ड हुज करंट मार्केट प्राइस इज 450। अच्छा, इसमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ नहीं होती है। इसमें क्या लिखा है कि प्रेजेंट वैल्यू प्रोमिस्ड कैश फ्लो टू द करंट मार्केट प्राइस। हमें जब हम वैल्यू बॉन्ड वैल्यू निकालते थे तो वहाँ पे हमें एक रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता था। अगर हम यहाँ पे जो हमें यील्ड टू मैच्योरिटी वाला है, इसमें हमें करंट मार्केट रेट गिवन होगा, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता है, वो हमें एक हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं, उससे ही कैलकुलेट करना है अजम्पशन से। और बॉन्ड कैरीज अ कूपन रेट ऑफ 8% एंड हैज़ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 9 ईयर। काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। what would be the rate of return that an investor earn if he purchase the bond and hold it maturity। अच्छा, हमने क्या देखा था कि अगर हमने वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड निकाला था तो हमें पता था कि उसमें की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। इसमें उसने करंट मार्केट रेट हमें दे दिया है, 850 रुपये है, तो जो भी हम फॉर्मूला लगाते थे उसकी वैल्यूज हमें पता है 850 रुपये है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि उसका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो कितना है। रेट ऑफ रिटर्न हमें तो पता नहीं है, चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें इसमें कोई भी 2% पे वैल्यूज़ निकालनी होती हैं और उनको हम जो भी हमें मार्केट रेट गिवन है उस पर इक्वल करनी होती हैं। जैसे देख लो, यही एक है, हमें पता है कि 1000 है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, पार वैल्यू कितनी है 1000 और कूपन रेट है 8%, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 850 है, चलो एक बार पहले कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि इन्होंने कैलकुलेट किया हम वैसे ही कर लेते हैं। इन्होंने कैलकुलेट किया है कि ये जो पहले इन्होंने PVIF कितने पे कैलकुलेट किया, 12% पे, ठीक है। चलो हम 10% पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमें इनको भी देख लो, एक ही बात है, या फिर हम अपने साइड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमने मान लिया, लेट यहाँ मार्केट रेट और लिख दो, मार्केट प्राइस है 850, लेट रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है। ये तो हमारा मार्केट प्राइस है, तो हमारा क्या हो जाएगा 850 इक्वल्स, पहले हम देखते हैं कि उसको कूपन रेट के हिसाब से एन्युटी कितनी आ रही है कंटिन्यूसली, तो इसका 8% कितना होगा 80 रुपये। 80 रुपये तो उसके हर साल मिलेंगे, कितने साल तक, 9 साल तक, ठीक है। यहाँ पे हम वो 9 वैल्यूज़ जो आएंगी उनको ऐड करके लिखेंगे, ठीक, जो कि हमने पिछली बॉन्ड वैल्यू बॉन्ड में लिखी थी। 1 साल बाद जो रुपये मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे करके हम लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, जो 1000 रुपये वो तो हमें 9 साल बाद मिलेगा ही मिलेगा, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, इस बार 9 साल का निकालना है, थोड़ा लॉन्ग पीरियड है बट देख लेंगे क्या है। हम देख लेते हैं हमने रेट कितना सेट कर रखा है, 10 पे ही सेट है और हम 10 पे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 को टैक्स माइनस करो, 0.909 प्लस इक्वल दबा के एक बार और टैक्स माइनस कर दो, 0.826 प्लस इक्वल दबा के एक बार और टैक्स माइनस
0.751 प्लस इक्वल लगा के एक बार और टैक्स माइनस 0.683 प्लस 0.620 प्लस 0.564 प्लस 0.513 प्लस 0.466 प्लस 0.424। ठीक है, 9 हो गए, 3 3 6 3 9। ये जो लास्ट वाला आता है ये तो हमारा होता है कि जो 9 साल बाद हमें रुपये मिलेगा एक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, लेकिन 9 साल बाद तो हमें 1000 भी तो मिल रहा है, तो हम सेम इस वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 424। ठीक है, इनको ज़रा ऐड कर लो, 0.909, 0.84826, 0.751, 683, 620, 564, 513, 466, 424। कितना आया? ये आया हमारा 80 इंटू 5.756 प्लस 424। इसका मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 80 का, कितना आ गया? ये आ गया हमारा 460.48 प्लस 424 प्लस 424। ये कितना आ गया हमारा? 884.50 लिख सकते हैं इसको। देखो अभी हमारे पास जो 10% पे वैल्यू आई वो कितनी आई? 884.50। देखो अगर हमें वैल्यूज ज़्यादा आ गई, कितनी आ गई है? 850 हमारा मार्केट प्राइस था, हमारी वैल्यू कितनी आई है? 884, इससे ज़्यादा आ गई। अब हमें एक ऐसे परसेंटेज पे और वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो इससे कम आए। तो अगर हम परसेंटेज बढ़ाते हैं तो हमारी वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, अगर हम परसेंटेज घटाते हैं तो हमारी इसकी जो बॉन्ड वैल्यू होगी वो बढ़ जाती है। तो हम अब यहाँ पर परसेंटेज क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अब हम लिख देंगे कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% है। हम अगर 15 पर भी निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, बट हमारे वैल्यूज़ मैच हो जाएंगी, इसलिए मैं 12 पे ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज़ ऐसी करेंगे। 850 इक्वल 80 इंटू, देख लेते हैं हम इसमें, पहले हम रेट को सेट करेंगे 12% पे, सेट हो गया। अब हम देख लेते हैं 1 टैक्स माइनस 0.892 या 893 लिख लो, प्लस इक्वल दबा के टैक्स माइनस 0.797 प्लस 0.711 प्लस 0.635 प्लस 0.567 प्लस 0.506 0.452 0.403 404 0.360। ठीक है, 9 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस लगा के 1000 इंटू ये जो वैल्यू है उसको इस पर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 360। ठीक है, इनको ज़रा ऐड कर लो। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन लग रहा होगा, बट इतने साल के लिए हमें नॉर्मली पूछते नहीं हैं। 797 और पूछ लेंगे तो कर भी लेंगे, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है। ये हमारा आया 80 इंटू 5.325। ठीक है, ये आया इधर से 360। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 का, सॉरी दिख रहा है, हाँ, 80 इंटू 5.325
ये आ जाता है हमारा 426 प्लस 360, ये आ जाता है हमारा 786। ठीक है, अब हमें जो 786 आया ये इससे कम है 850 से, तो हमें एक वैल्यू जो इससे ज़्यादा हो वो चाहिए होती है, एक वैल्यू जो इससे कम हो वो चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा हम एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर हमें ऑप्शंस कुछ नियर अबाउट गिवन हो तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कि इसके और इसके बीच में गैप कितना है, वो कुछ 64 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में कितना है गैप है, तो 34 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो जो भी हमारा जो YTM में जो रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज होगा वो जो पास में वैल्यू होगी उसके नियर अबाउट होगा। तो मतलब 10 के पास में ही आ रहा है 34, तो ये नियर अबाउट 10 होगा, नियर अबाउट 12 में होगा। ज़्यादा नियर किसके होगा, 10 के। अच्छा अब हम निकाल लेते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है। वो क्या होता है, या हम उसको कहें कि क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन लगाते हैं। तो ये होता है LDR प्लस डिफरेंस ऑफ LDR, डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न इंटू डिफरेंस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट LDR डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़। ये हम चलो देख लेते हैं ये है क्या। LDR क्या है, LDR है लोअर डिफरेंशियल रेट या लोअर रेट ऑफ रिटर्न। तो जो भी हमारा, इसको डिफरेंशियल रेट बोलते हैं, भूल गया मैं। LDR मतलब जो भी हमारा लोअर हमने परसेंटेज रेट लिया है, तो हमने यहाँ पे कितना लिया, 10% लिया है, तो लोअर वाला 10%, एक 10% है, दूसरा 12 है, तो जो छोटा वाला होगा उसको LDR होगा। प्लस डिफरेंस ऑन रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12 में से 10 गए, 12 माइनस 10%। ठीक है, ये हो गया इनका डिफरेंस, इनटू डिफरेंस इन नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द LDR। तो लोअर रेट रिटर्न कितना है, ये तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू आई 884.50 में से हम क्या माइनस करेंगे, मार्केट रेट को, तो ये कितना आ जाएगा 34.50। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट LDR। तो जो लोअर हमारा रेट है, लोअर रेट पे हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू, तो ये कितनी है, ये है 884.50 माइनस 850 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़। तो मतलब ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट पे आई है और नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट पे आई है, इसका डिफरेंस मतलब 884.50 माइनस 786। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं दिख रहा है, फिर से देख लेते हैं। ये होता है हमारा लोअर रेट ऑफ रिटर्न, ये होता है डिफरेंस इन रेट ऑफ रिटर्न। तो लोअर रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% है, डिफरेंस इन रेट ऑफ रिटर्न 12 माइनस 10 है। ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिफरेंस है, लोअर रेट। तो लोअर रेट पे हमारा कितना था, 10%। 10% पे हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो आई थी 884.50। अगर हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसको हम जो मार्केट रेट है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ये है डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यूज़। इस पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी 884.50, इस पर कितनी आई थी 786, तो वो हमने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, इसको देखेंगे 10 प्लस 2 इंटू, ये आएगा 34.50, ये कुछ आएगा हमारा 884.50 माइनस 786, 98.5। कैलकुलेट कर लो, 34.50 डिवाइड बाई 98.5 इक्वल्स टू 0.35 इंटू 2.7, ये आया 10 प्लस 0.70। ठीक है, यह 10.07
सॉरी, जीरो नहीं आएगा, 10.70%। ये हमारा आएगा रेट ऑफ रिटर्न, जो भी यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर हम कोई भी एक बॉन्ड 1000 पर खरीदता है, इसका कूपन रेट 8% है, और मार्केट वैल्यू, कोई भी एक इन्वेस्टर एक बॉन्ड खरीदता है जिसकी पार वैल्यू 1000 है और कूपन रेट 8% है, और मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू 850 रुपये है, तो अगर उसको यील्ड मैच्योरिटी तक रखता है तो उसके पास जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो 10.70 आएगा। अगर हम इसमें भी देख लें तो इसमें भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम अगर फॉर्मूला ना याद करें तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई यील्ड टू मैच्योरिटी की बात। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, एक दो और प्रैक्टिस कर लेंगे। आप करके देखिए, अगर आपको कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो एक बार कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।